शर्मा बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की ताजा तरीन खबरों के साथ। टिहरी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक धन सिंह नेगी ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई है। इस मौके पर हरीश रावत ने कहा है कि धन सिंह नेगी युवा हैं, उन्हें क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, इसलिए कांग्रेस में उनका स्वागत है। जबकि बीजेपी छोड़कर आए धन सिंह नेगी ने कहा है कि उनका टिकट पार्टी ने 10 करोड़ में बेचा है और ये टिकट किशोर उपाध्याय ने खरीदा है। उसको ठीक रूप में ढालने का, जिस रूप में हमने अभी तक टिहरी को आगे बढ़ाया, तो उसके लिए ये बहुत उपयुक्त व्यक्ति हैं और मैं कांग्रेस परिवार में इनका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। सर, आप लालकुआं से लड़ रहे हो इलेक्शन? जी, मैं वहाँ के जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने के लिए टिहरी विधानसभा का बेहतरी से काम किया है। मैंने जनता के हित के काम किए हैं। जनता में मैंने वो काम किया है जो मैंने जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे करना चाहिए था। और मुझे आज बात का अफसोस है कि मेरी पार्टी ने मेरे साथ धोखा दिया है। एक व्यक्ति ने मेरी पार्टी का टिकट, मेरा जो टिकट था, उसको 10 करोड़ में खरीदा है और इसलिए मैं क्षेत्र की भावनाएं बड़ी आहत हुई हैं और मैंने आज निर्णय लिया है कि मैं जिस पार्टी में इस प्रकार से मेरा सम्मान गिराया गया है, मैंने आज कांग्रेस ज्वाइन किया और निश्चित रूप से टिहरी के विकास करने के लिए किया है। कांग्रेस से निष्कासित होने के बाद उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी की मौजूदगी में किशोर उपाध्याय पार्टी में शामिल हुए हैं। आपको बताते चलें कि पार्टी विरोधी गतिविधियों को देखते हुए कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। बीजेपी से नजदीकियों की वजह से पार्टी ने पिछले दिनों ही उन्हें सभी पदों से हटा दिया था। किशोर उपाध्याय के बीजेपी में शामिल होने पर पार्टी प्रवक्ता नवीन किशोर ने कहा है कि उनके आने से पार्टी और मजबूत होगी और मिलकर काम करने में से उत्तराखंड में विकास नई ऊंचाइयों को छू पाएगा। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं आधारित पार्टी है। हम कैडर बेस के लोग हैं। हम कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ते हैं। आराम गैराम के भरोसे हम चुनाव नहीं लड़ते। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे 5 वर्ष संगठन का काम करता है और हमारी नींव मजबूत है। तो इसलिए किसी के आने से या किसी के जाने से हमें फर्क नहीं पड़ता। 70 के 70 विधानसभाओं में हमारा प्रत्याशी कमल का फूल था, कमल का फूल है और कमल का फूल ही रहेगा। हमारे कार्यकर्ता कमल के फूल को प्रत्याशी मानकर काम करते हैं, इसलिए 5 वर्ष से वो लगातार काम करते हैं। विकास के दम पर हम चुनाव में जाते हैं, कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव में जाते हैं। इसलिए कोई आए या कोई जाए, इसका ज्यादा भारतीय जनता पार्टी पर फर्क नहीं पड़ता। उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान होना है, जिसके लिए सभी प्रत्याशियों को 28 जनवरी तक नामांकन करना है। एक तरफ बीजेपी सत्ता में फिर वापसी की उम्मीद कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस भी सत्ता में आने के सपने देख रही है। इसलिए दोनों दलों के बीच जोड़ तोड़ भी हो रहा है और यही वजह है कि कांग्रेस ने अपनी सूची जारी करने से पहले नरेंद्रनगर से विधायक रहे बीजेपी नेता को पार्टी में शामिल कर उन्हें उम्मीदवार बनाया है। तो बीजेपी ने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को पार्टी में शामिल कर लिया है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि किशोर उपाध्याय को टिहरी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया जा सकता है। मंत्री अजय टमटा जी, उनकी उपस्थिति का भी स्वागत करते हैं। आपने उस समय भी बेबाक तरीके से कांग्रेस की जो गलतियां थी उसको जनता के सामने लाने का काम किया था। तब भी कांग्रेस ने आपको अध्यक्ष पद से हटाने का काम किया था। आपने पिछले 4 वर्षों में, मैंने तो सार्वजनिक मंचों से किशोर उपाध्याय जी के बारे में कहा है कि आप इस तरह की बेबाक नेता है जिन्होंने कांग्रेस में रहते हुए पिछले 4 सालों में अनेक अवसरों पर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को सार्वजनिक रूप से उनकी सराहना की है। आज ऐसे किशोर भाई का मैं भारतीय जनता पार्टी में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। आपके आने से निश्चित रूप से भाजपा भी हमारे मजबूती की तरफ बढ़ेगी और मजबूती मिलेगी। मैं उसका सिपाही भी रहा हूं, बल्कि उसकी शुरू करवाने में एक गिरही जैसी भूमिका भी निभाई है। बबनी जी के साथ अजय भट्ट जी, अजय टमटा जी मेरे पड़ोसी रहे, हम सालों साल
और कभी ये नहीं लगा कि हमें दूसरी पार्टी के हैं, वो बहुत ही प्यार से लोग साथ में रहे। हमारे बड़े भाई बंसल जी जो इसके सारे कार्यक्रम के करता रहता है, आज मुझे ये लगता है, और आपको जानकारी है मेरे पत्रकार भाइयों ने, हमेशा सरोकारों की राजनीति की है मैंने, और उन सरोकारों को लेकर के मैं आज कि वो सरोकार निश्चित रूप से प्रहलाद जोशी जी के नेतृत्व में, इन साथियों के नेतृत्व में, वो खाली मेरे सरोकार नहीं है, वो टीरी गढ़वाल के सरोकार है जिसने विश्व का सबसे बड़ा बांध दिया है। और ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता राजधानी देहरादून से श्रीनिवास पंत। श्रीनिवास, सूर्य माफ कीजिएगा, किशोर उपाध्याय उत्तराखंड बीजेपी के जो शीर्षस्थ नेता माने जाते हैं उसमें से एक हैं और बेहद परिपक्व कांग्रेस के नेता रह चुके हैं। अब जबकि चुनाव यानी कि वोटिंग होने में महज 10 से 15 दिन का वक्त भी नहीं बचा है, ऐसे में इस स्तर के नेता को कांग्रेस ने खो दिया है। कितना बड़ा नुकसान आप होते हुए देख रहे हैं कांग्रेस को? बिल्कुल अनुज, देखिए उत्तराखंड की सियासत में विधानसभा चुनाव 2022 के मुहाने पर खड़े हैं और ऐसे में दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है। उम्मीद ये भी की जा रही है, जो हालात वर्तमान में देखे जा रहे हैं, राजनीतिक फिजाओं में तैर रहे हैं, कि कल नामांकन का जब आखिरी दिन होगा उस वक्त तब भी दल बदल लगातार चलता रहेगा। और ये दल बदल की कड़ी है कि अगर कांग्रेस एक नेता को लेकर जाती है तो भारतीय जनता पार्टी दूसरे नेता को लेकर आती है। आज की अगर तस्वीर देखिए, उसका सिनारियो को समझिए, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में सुबह 10 बजे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हैं। और उम्मीद यह भी की जा रही है और सूत्रों के मुकाबले यह जानकारी भी दी जा रही है कि किशोर उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के टिहरी से उम्मीदवार भी होंगे, क्योंकि टिहरी और डोईवाला सीट पर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में अपने प्रत्याशी डिक्लेयर करने हैं। इसके बाद बारी आती है कांग्रेस की। कांग्रेस भी देर नहीं लगाती है, क्योंकि जिस प्रकार से देर रात ओम गोपाल रावत को नरेंद्र नगर से भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ करके अपने कांग्रेस पार्टी में शामिल कराया, और जब रात उनकी सूची जारी हुई तो नरेंद्र नगर से विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी के रूप में ओम गोपाल रावत को कांग्रेस पार्टी ने सामने रख दिया है। यानी उनके सामने शासकीय प्रवक्ता उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के सामने वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वो पहले निर्दलीय भी रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तो उनको ये जरूर कहा सकता है कि कांटे की टक्कर अब नरेंद्र नगर में भी होने वाली है। दूसरी तस्वीर 12 बजे तक एक और बदल गई, क्योंकि हरीश रावत के आवास पर चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष हरीश रावत हैं। ऐसे में उनकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। कल हमने अपने दर्शकों को बताया था कि किस प्रकार से 16 सीटों पर प्रभाव डालने का काम हरीश रावत करेंगे। 4 सीटों पर प्रभाव डालने का काम यहां पर प्रदेश अध्यक्ष करेंगे और प्रीतम सिंह के खाते में 4 सीटें होंगी, जहां पर कमजोर कैंडिडेटों को बदला भी जा सकता है या फिर दूसरे प्रत्याशियों को शांत कराने के साथ ही लामबंद किया जा सकता है अपनी पार्टी के पक्ष में। लेकिन जब 12 बजे दोपहर जो खबर निकलकर सामने आई कि धन सिंह नेगी, जो भारतीय जनता पार्टी के टिहरी से विधायक थे, वो पहुंचते हैं हरीश रावत के आवास पर और कांग्रेस की सदस्यता को ग्रहण कर लेते हैं। हालांकि अभी उनका टिहरी से टिकट पक्का नहीं है, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि टिहरी से वो कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। यानी अब भारतीय जनता पार्टी के लिए सीट वही है, कांग्रेस के लिए भी सीट वही है, लेकिन दोनों ही नेता बदल गए हैं, दोनों ही दल बदल गए हैं। जनता क्या डिसाइड करे कि बीजेपी को वोट करे तो चेहरा कांग्रेस का हो और कांग्रेस को वोट करे तो चेहरा बीजेपी का हो। तो इस तरीके की असमंजस की स्थिति, चाहे वो नैनीताल विधानसभा सीट हो या टिहरी विधानसभा सीट हो, यहां पर लगातार देखने को मिल रही है। और जैसा आपने कहा कि इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, तो देखिए समझिए, कांग्रेस और बीजेपी के तमाम नेता उत्तराखंड की जनता की भावनाओं का बिल्कुल भी सम्मान नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये राजनीति में येन केन प्रकरण बने रहने के लिए, सत्ता में काबिज होने के लिए ही इस तरीके का जो रणनीति है उसको अमली जामा पहनाया जा रहा है। जबकि जनता दल बदलुओं के हमेशा से खिलाफ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े नेताओं को शुमार करके दूसरे प्रदेशों में यह संदेश भी दिया जाता है कि दूसरी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष लेवल का अगर नेता तोड़ा जाता है तो उसके साथ हजारों की तादाद में उसके फॉलोअर्स भी आएंगे, पार्टी का कुनबा भी बढ़ेगा और संगठन मजबूत भी होगा। यह अलग बात है कि आगामी जो विधानसभा का चुनाव 14 तारीख को जो मतदान होगा, उसमें लोग दल बदलुओं पर कितना भरोसा करते हैं, क्या
कैडर वोटर के हिसाब से ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ही कांटे की टक्कर होगी, या तीसरा विकल्प के रूप में कोई और दूसरा दल सामने आएगा, या जो बागी बन रहे हैं वो चुनाव ताल ठोक रहे हैं, या निर्दलीय तौर पर जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको इसका सीधा लाभ मिलेगा, या नोटा को लोग पसंद करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। जी जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनिवास। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा समय के साथ। जब बात स्पेशल मोमेंट्स की हो या अपनों की खुशियों की, क्यों ना बनाए इन्हें खास ऐशपुरा डायमंड्स के साथ। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। उत्तराखंड में कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की सीट बदल दी है और अब वो रामनगर की जगह लालकुआ सीट से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने 10 उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी की है। पार्टी ने हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत को हरिद्वार ग्रामीण से टिकट दिया है। कांग्रेस की नई लिस्ट के मुताबिक रणजीत रावत सल्ट से, काला ढूंगी से महेश शर्मा और पूर्व सांसद महेंद्र पाल रामनगर से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। डोईवाला सीट से भी प्रत्याशी बदला गया है, जबकि रुड़की से यशपाल राणा प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। उत्तराखंड में चुनावी गहमागहमी के बीच कांग्रेस अपनी जीत का दावा कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने अपने कार्यकाल में प्रदेश में कोई भी काम नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस के सत्ता में आने पर फिर से विकास का पहिया पूरी रफ्तार से चलेगा। प्रदेश की जनता अब परिवर्तन चाहती है और कांग्रेस की ओर उम्मीद से देख रही है। निश्चित तौर पर आपने बहुत अच्छी बात बोली। कांग्रेस पार्टी चाहती है इस प्रदेश में परिवर्तन हो और हमारी सरकार जो है स्थापित हो। इसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। और जहां तक आपने प्रत्याशियों के चयन की बात करी, प्रत्याशियों को बदलने की बात करी, अब देखिए सब उसी का एक पार्ट है। हम लोग एक सशक्त टीम है प्रत्याशियों की, वो मैदान में उतारना चाहते हैं। और जो जिताऊ लोग हैं, हम चाहते हैं कि इस प्रदेश में हमारी सरकार बने और जो भाजपा का जो कुशासन है 5 साल में, जो इन्होंने यहाँ भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, तमाम चीजें जो इनकी वजह से यहाँ पनपी हैं, उन सब चीजों को कांग्रेस पार्टी समाप्त करे। विकास का पहिया पूरी तरीके से अवरुद्ध है, उस पहिए को कांग्रेस पार्टी पुनः जो है आरंभ करना चाहती है। और ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता श्रीनिवास पंत। श्रीनिवास, चुनाव से ठीक पहले अचानक हरीश रावत की सीट का बदलना, कारण? बिल्कुल अनुज, आपको बताना चाहूंगा कांग्रेस बड़ी मंथन के बाद, क्योंकि प्रदेश नेतृत्व में भी लगातार मंथन चल रहा है और पार्लियामेंट्री बोर्ड भी लगातार मंथन कर रहा है, और यही कारण है कि हरीश रावत ने पहले यह इशारा दे दिया था कि वो रामनगर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। और रामनगर से चुनाव लड़ने के साथ ही उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं से टेलीफोनिक वार्ता भी की थी। वार्ता के जरिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जो हरीश रावत के प्रति आक्रोश था, जो मुखालफत थी, वो सामने आ गई। चाहे उसके बाद भले ही मंथन किया गया है, एक निजी होटल में जाकर के हरीश रावत, गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की एक मुलाकात होती है। मुलाकात में सीटों का बंटवारा होता है। जो कमजोर प्रत्याशी जो 11 सीटों पर उतारे गए थे, उन 11 सीटों को लेकर के जो विरोध के स्वर मुखर हो रहे थे कि वहां पर नए प्रत्याशियों को पैराशूट तौर पर उतार करके मैदान में उतारा गया, जिससे कांग्रेस को इसका सीधा नुकसान होगा। यहां तक भी कांग्रेसी कार्यकर्ता कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी ने वॉकओवर दे दिया है। इससे मंथन किया गया और मंथन करने के बाद वापस 5 टिकटों को बदला गया है, 5 प्रत्याशियों को बदला गया है, जिसमें हरीश रावत ने एक बड़ा संदेश देने का प्रयास किया है कि वो रामनगर से चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि वो रामनगर के बजाय केंद्रीय आलाकमान ने उनको लाल कुआं की जिम्मेदारी सौंपी है, वो लाल कुआं जाकर के चुनाव लड़ेंगे और कल वो अपना नामांकन भी दाखिल करेंगे। इसी तरीके से डोईवाला विधानसभा सीट में मोहित उनियाल, जो युवा चेहरे के तौर पर जिनको फेस किया गया था,
को बदल करके वहां पर जिस प्रकार से गौरव चौधरी पर दांव लगाया गया है, तो इसी तरीके से 5 सीटों पर यह हेरफेर देखने को मिला है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, डॉक्टर हरक सिंह रावत जो बगावत कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी में प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे थे, पुत्रवधू को टिकट दिलाने की, अब अपने लिए भी टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। भले ही पुत्रवधू को टिकट दिया गया है, एक ही टिकट पर उनको संतोष करना पड़ा है। तो कांग्रेस की जो रणनीति थी उसमें जहां पर खामियां नजर आ रही थी, उन खामियों को दूर करते हुए 5 टिकटों का बंटवारा दोबारा से किया गया है, दूसरे चेहरों को वहां पर रखा गया है ताकि असंतोष के स्वरों को खत्म किया जा सके। आपने देखा होगा कि डोईवाला विधानसभा सीट से सुबह जो खबर आई थी, और उस खबर के मुताबिक अगर बात करें तो जो कांग्रेस सेवा दल की प्रदेश अध्यक्ष हेमा पुरोहित है, उसने इस्तीफा सौंप दिया था। ट्वीट के माध्यम से अपने केंद्रीय आलाकमान को उसने सूचित कर दिया था। तो ऐसे ही जो बागी बन रहे थे, जो निर्दलीय ताल ठोकना चाह रहे थे, या कांग्रेस में समर्थित जो उम्मीदवार जिनको घोषित किया गया है उनके खिलाफ मुखालफत कर रहे थे, तो ऐसे लोगों की भी बड़ी फहरिस्त कांग्रेस में है। लेकिन कांग्रेस ने ऐन वक्त पर जाकर के इन 5 टिकटों को बदला है, उम्मीदवारों को बदला है, और जो उन्हीं को चुनाव का जो पार्टी सिंबल है उनको दिया गया है। लेकिन कांग्रेस इस बात को लेकर भी आश्वस्त है कि जो आगामी रणनीति जो कैंपेनिंग की बन रही है उसको सभी लोग आधार बना करके काम करेंगे। नेता प्रतिपक्ष अगर चक्राता से चुनाव लड़ रहे हैं तो वो देहरादून के महानगर की तमाम सीटों को प्रभावित करें। गणेश गोदियाल अगर श्रीनगर से चुनाव लड़ रहे हैं तो वो गढ़वाल मंडल की तमाम सीटों को प्रभावित कर सके। और इसके अलावा अगर हरिद्वार से अनुपमा रावत जो हरीश रावत की बेटी है, हरिद्वार ग्रामीण से अगर चुनाव लड़ रही है तो हरीश रावत वहां पर भी प्रभाव डालने का प्रयास करेंगे। और इसके अलावा लाल कुआं से चुनाव लड़ने के कारण कुमाऊं मंडल की तमाम सीटों को प्रभावित करने का काम करेंगे। इस रणनीति के साथ कांग्रेस इस चुनाव में उतरी है। जी 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 जी, आप बने रहिए हमारे साथ। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। शादी पे सजना संवरना तो लगा ही रहता है, पर मौके पर 4 चांद लगाने के लिए मेरे पास है ऐश ब्रा का ब्यूटीफुल कलेक्शन। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। उत्तराखंड की सबसे हॉट माने जाने वाले सीट खटीमा से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन से पहले धामी ने अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री धामी बुधवार को ही खटीमा पहुंच गए थे और इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उन्हें जीत का मंत्र दिया है। मुख्यमंत्री धामी ने विश्वास जाहिर किया है कि जनता ने जैसे 2 बार पहले उन्हें मौका दिया है, इस बार भी पहले से ज्यादा वोट और समर्थन दें। और ताजा अपडेट के लिए एक बार फिर से हम रुक करेंगे अपने संवाददाता का। आप पूरी खबर आपको एक बार फिर से बता दें कि खटीमा से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना नामांकन पत्र आज दाखिल कर दिया है। नामांकन से पहले मुख्यमंत्री धामी ने अपने परिवार के साथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री धामी बुधवार को ही खटीमा पहुंच गए थे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उन्हें जीत का मंत्र दिया है। मुख्यमंत्री धामी ने विश्वास जाहिर किया है कि जनता ने जैसे 2 बार पहले उन्हें मौका दिया, इस बार भी पहले से ज्यादा वोट और समर्थन उनको मिलेगा, ऐसी उम्मीद मुख्यमंत्री धामी ने जाहिर की है। श्रीनिवास हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। श्रीनिवास का रुख करते हैं। श्रीनिवास, जाहिर तौर पर 2 बार पहले मुख्यमंत्री इस सीट से विधायक रह चुके हैं, तीसरी बार वो एक बार फिर इस सीट से
उम्मीदवारी अपनी आज उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। जाहिर तौर पर यह सीट मुख्यमंत्री के लिए कितनी अहम है और कांग्रेस मुख्यमंत्री के बराबर का, यानी कि मुख्यमंत्री जितना कद रखते हैं उसी कद के नेता को यहां से उतारना चाहेंगे, तो वो कौन नाम हो सकता है? बिल्कुल मनोज, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता पुष्कर सिंह धामी ने आज अपना नामांकन खटीमा में करा दिया है और इससे पहले उन्होंने नामांकन करने से पहले अपने परिवार के साथ मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और उसके बाद उन्होंने आज कोविड के नियमों का अनुपालन करते हुए अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया। मुख्यमंत्री को पूरी उम्मीद है क्योंकि युवा नेतृत्व है, युवा चेहरा है और अब की बार 60 पार का नारा दिया गया है। उनमें ये चुनाव लड़ा जा रहा है और हॉट सीट इसलिए भी कही जाती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी है। लेकिन पहले यह चर्चा थी मुख्यमंत्री अपनी सीट बदल सकते हैं, संगठन सीट बदलवा सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा ये उसी सीट से 2 बार के विधायक रह चुके हैं, ऐसे में तीसरी बार भी वहां की जनता की ही सेवा करना चाहते हैं। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक बार फिर से खटीमा से ही अपना उम्मीदवार बनाया। जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो कांग्रेस ने कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर भुवन चंद कापड़ी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ चुनाव में उतारा है और भुवन कापड़ी के बारे में जो कहा जाता है कि वो यूथ को संगठित करके साथ चलने वालों में से है, यानी 2 युवा चेहरों की एक बार कांटे की टक्कर खटीमा में देखने को मिलेगी। ये अलग बात है कि एक मुख्यमंत्री है, दूसरे विधायक भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखेंगे आप कैडर वोटर के तौर पर तो ये जाहिर सी बात है जीतेगा एक ही, लेकिन जो कांटे की टक्कर होगी, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ कांग्रेस और तीसरी तरफ आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वोटों का ध्रुवीकरण भी देखने को मिलेगा। यह अलग बात है कि कांग्रेस किस तरीके की रणनीति बना करके ग्राउंड पर उतर रही है। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं तो संगठन के लिहाज से कितने कार्यक्रम वहां पर लगाए जा रहे हैं और इसी तरीके से पूरी रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से खटीमा के क्षेत्र में जाकर के तमाम लोगों की बातों को सुना था, जो गन्ना किसान थे उनके बकाये भुगतान को लेकर के आवाज बुलंद करने वाले लोगों से मुलाकात की थी और उनकी समस्याओं का निराकरण किया था, जो पंजाबी समुदाय वहां पर ताल्लुक रखता है उन तमाम समुदाय के लोगों ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी अदा किया था उत्तराखंड की राजधानी देहरादून मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचने के साथ ही। तो इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री जरूर आश्वस्त है कि 2 बार के विधायक होने के नाते तीसरी बार वो जनता की सेवा कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है क्षेत्र की जनता को भी ये मालूम है कि अगर वो पुष्कर सिंह धामी को बतौर विधायक चुनकर भेजते हैं तो वो विधायक को नहीं भेजेंगे बल्कि वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को भेजेंगे, तो इसका भी अच्छा खासा असर देखने को क्षेत्र में मिलेगा। कांग्रेस का युवा चेहरा अगर हम बात करें भुवन कापड़ी की, तो भुवन कापड़ी युवा चेहरा है, कार्यकारी अध्यक्ष है, संगठन का अनुभव भी साथ लेकर चल रहे हैं। पार्टी के बड़े नेताओं को उतारने के बजाय भुवन कापड़ी को मैदान में कांग्रेस ने उतारा है। जी जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने कालाढूंगी विधानसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है, जबकि यहां से कांग्रेस के महेश शर्मा मैदान में है। दोनों ही नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। नामांकन के बाद सहारा समय संवाददाता विपिन चंद्रा ने बंशीधर भगत से खास बातचीत की। कालाढूंगी विधानसभा सीट से इस बार फिर बीजेपी के बंशीधर भगत जी को टिकट दिया गया। उन्होंने अभी नॉमिनेशन कराया है। हम उन्हीं से बातचीत करते हैं कि वो किस तरीके की उम्मीदों को लेकर इस बार कालाढूंगी में सीट के ऊपर अपना दावा कर रहे हैं और कैसे जीत की रणनीति है उनकी। भगत जी, आपने जो है पुनः नामांकन करा कर आए हैं, किस तरीके की स्थितियां हैं और कैसे इस बार कालाढूंगी को फिर जीते? कालाढूंगी में बहुत अच्छी स्थिति है। हमारे कालाढूंगी में कार्यकर्ताओं की एक फौज है जो पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ कमेटी से लेकर शक्ति केंद्र से लेकर मंडल कमेटी तक पूरी टीम है और उसके बाद यहाँ जिले के और प्रदेश के जो रहते हैं पदाधिकारी वो पूरी तरह सक्रिय भूमिका में है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सामने कौन है ये हमारा मतलब नहीं। भारतीय जनता पार्टी इस सीट को बहुत बड़े अंतराल से जीतेगी, पहले से ज्यादा रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। आप शहरी विकास मंत्रालय आपके पास रहा, इसके अलावा खाद्य विभाग आपके पास रहा, तमाम ऐसी योजनाएं थी जिसको लेके आप आगे आए। कौन सी ऐसी बड़ी योजना है जिससे जनता को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा, जो आप लगातार जनता के बीच में जाएंगे? हमें नजूल की भूमि को मालिकाना हक दिया है। वर्ग 4 के लिए हमने आगे बात बढ़ाई है कि वर्ग 4 को हम मालिकाना हक देंगे और हमने राशन विक्रेताओं के लिए बड़ी भारी सुविधा की है। जो 2 रुपये 4 रुपये मिलते थे उसको सीधे 50 रुपये किया है, राशन में भी, दाल में भी, चीनी में भी। और कई काम ऐसे थे जो पहले नहीं हुए थे। सस्ता राशन देने का काम हमने किया है। फ्री राशन देने का केंद्र का काम जो हमको मिला था वो हमने बखूबी निभाया है। पिछली बार
गेहूं की खरीद, रिकॉर्ड खरीद, समय पर और समय पर पेमेंट हमने किया है। आज धान की खरीद में रिकॉर्ड कायम किया है और धान की खरीद का पैसा दिया है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। लोग 6-6 महीने 8-8 महीने तक पैसे के लिए तरसते थे। अभी जो है जैसे हम लोग जो देख रहे हैं, कांग्रेस जो है लगातार अपने आप को मजबूत दिखाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि इस बार जो है सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है, क्या कहेंगे? ये तो जब परिणाम आएंगे सब सामने आएगा। ख्वाब देखना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पहले से अच्छे बहुमत से आएगी। पूरे जनमानस में यह है कि मोदी जी ने इस देश को बहुत ढंग से चलाया है, संवारा है और मजबूत किया है। और उत्तराखंड में भी धामी जी के नेतृत्व में अच्छी सरकार चली है और आगे भी अच्छी सरकार चलेगी। हरीश रावत लालकुआं से उम्मीदवार हैं, क्या कहेंगे? देखिए, उम्मीदवार कहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी कौन बनेगा ये हमारा सोचना नहीं है। जहाँ से बने ठीक है, वहाँ उनको शिकस्त देंगे, ये हमारा काम है। ये थे बंशीधर भगत जी जो खुद कह रहे हैं कि लगातार जो है वो अपने वोटर को लेकर आश्वस्त हैं कि इस बार फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। सहारा समय के लिए कालाडूंगी से विपिन चंद्रा। यमुनोत्री विधानसभा से संजय ढोभाल ने कांग्रेस से टिकट न मिलने पर बागी होते हुए निर्दलीय नामांकन दर्ज कराया है। यमुनोत्री के दंगल को त्रिकोणीय बना दिया है। पुरोला के बीजेपी प्रत्याशी दुर्गेश लाल ने नामांकन कराया है। पुरोला में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार गंगोत्री प्रत्याशी सेवानिवृत्त कर्नल अजय कोठियाल ने नामांकन दर्ज कराया है। हम शुरू से ही यमुनोत्री विधानसभा के घर गांव में एक नेता नहीं, एक भाई और बेटा बन के जा रहे हैं और वहाँ की समस्याओं के लिए हम कटिबद्ध रहेंगे। चाहे वहाँ पे यमुनोत्री विधानसभा में भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे नशा वृत्ति का मामला हो, चाहे युवाओं के लिए रोजगार के लिए हम अवसर के लिए युवाओं के लिए कुछ न कुछ लेके जाएंगे। क्या जरूरत पड़ी आपको निर्दलीय आज नामांकन कराने की? निर्दलीय ये जरूरत पड़ी कि कांग्रेस पार्टी ने अपना टिकट किसी को 5 करोड़ में बेच दिया, जो कि पूरे देश का भ्रष्टाचार का पंचायतों का सबसे बड़ा मामला था। उस व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने अपना टिकट बेचा है। फौजी ग्राउंड में था, आज से एक नया स्टेप ले रहा हूँ। वो स्टेप है उत्तराखंड के नवनिर्माण के लिए, जो मैंने इंडियन आर्मी से प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया था और उसके बाद आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी थी। तो आज हम अपना नामांकन करा रहे हैं और इसके बाद जिस प्रकार से, पहले तो उत्तरकाशी की बात करूंगा, जिस प्रकार से उत्तरकाशी की जो मूल जरूरतें हैं अगले 3-4 दिन में हम उनको तरतीबवार सबको बताएंगे कि कैसे उन्हें हम पूरा करेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन